आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट, जिसे हम पीटी टेस्ट भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एपीटीटी टेस्ट डिस्कस किया था और आज हम पीटी टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो इससे आपको एपीटीटी और पीटी का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट किस कंडीशन में चाहिए और एपीटीटी टेस्ट, जिसे हम एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बोलते हैं, वो कौन सी कंडीशन में चाहिए होगा। और हम मैनुअल मेथड डिस्कस करेंगे। पर्पस इस टेस्ट का ये है, यानी कि इम्पोर्टेंस या मेन मकसद प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट को करने का वो ये है कि द पीटी टेस्ट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर 7. It will also detect the deficiency of factors prothrombin, 5, 10 and fibrinogen. It is mainly used to monitor patients receiving warfarin anticoagulation. प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट जो है वो एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट किससे हम डिटेक्ट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट से। जैसा कि अगर आपको याद हो तो एपीटीटी टेस्ट हमने डिस्कस किया था कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट किसके लिए है, इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम के लिए। तो सबसे पहला डिफरेंस जो पीटी और एपीटीटी टेस्ट का है वो आपको ये याद रखना है कि एपीटीटी टेस्ट जो है वो इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम का स्क्रीनिंग टेस्ट है और पीटी टेस्ट जो है वो एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम का स्क्रीनिंग टेस्ट है। नेक्स्ट है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो है फैक्टर 7, और इसके अलावा ये किन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन, 5, 10 और फाइब्रिनोजन। तो इससे आपको एक और पॉइंट भी याद रखना है कि अगर आपको याद हो तो एपीटीटी टेस्ट में भी प्रोथ्रोम्बिन, 5, 10 और फाइब्रिनोजन डिस्कस किए गए थे कि उनकी डेफिशिएंसी के लिए ये डिटेक्ट किया जाता है। तो इससे आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 5, फैक्टर 10 और फाइब्रिनोजन जो फैक्टर 1 है, ये फैक्टर्स जो है ये कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि ये फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम में भी अपना रोल परफॉर्म करेंगे और इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम में भी अपना रोल परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा फैक्टर 7 जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम में हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसकी डेफिशिएंसी, और फैक्टर 8 और फैक्टर 9 उनका जिक्र आपको अगर याद हो तो वो एपीटीटी में था, यानी कि जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी डिटेक्ट करने के लिए एपीटीटी टेस्ट है। जबकि पीटी टेस्ट जो है वो फैक्टर 7 स्पेसिफिकली और कॉमन फैक्टर्स में प्रोथ्रोम्बिन, जिसे हम फैक्टर 2 बोलते हैं, फैक्टर 5, फैक्टर 10 और फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, इनकी डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो पीटी टेस्ट है। लास्ट में क्या है कि इट इज मेनली यूज्ड टू मॉनिटर पेशेंट्स रिसीविंग वारफरिन एंटीकोगुलेशन, और वो पेशेंट जिनको कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है और वो वारफरिन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट किया जाता है। और अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो एपीटी टेस्ट में हमने डिस्कस किया था कि वो पेशेंट जो हेपरिन ट्रीटमेंट ले रहे हो उनकी ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए एपीटीटी टेस्ट डिटेक्ट किया जाता है। तो इस पर्पज से आपको एपीटीटी टेस्ट और पीटी टेस्ट का मेन डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट। प्रिंसिपल यह है कि प्लाज्मा इज एडेड टू अ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट at 37 degree centigrade and the time taken for the clot to form is measured. The clotting time in second is converted to International Normalized Ratio INR, usually by a reference to table provided by manufacturer of the reagent or from the formula INR equal to PT patient divided by PT control, and it will be log to ISI ratio. And what is ISI? International Sensitivity Index. This figure is provided by the reagent manufacturer and that reagent is thromboplastin reagent.
And to obtain INR, calculate the prothrombin ratio, log the ratio, multiply by ISI and anti-log the result. इस प्रिंसिपल में ये डिस्कस किया गया है कि पेशेंट के प्लाज्मा में कौन से रिएजेंट ऐड किए जाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट। तो इससे आपको एक और चीज भी याद रखनी होगी कि कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट कॉमन है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट एपीटीटी में भी यूज हुआ था, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट जो है वो डिफरेंट है एपीटीटी रिएजेंट से। एपीटीटी रिएजेंट में हम, अगर आपको याद हो तो हमने कोलिन, सरफेस एक्टिवेटर और फॉस्फोलिपिड जो प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट है, यानी कि वो रिएजेंट हमने यूज किए थे। तो पीटी टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट, जिसको प्लाज्मा में ऐड किया जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड में और मेजर किया जाएगा टाइम के कितने टाइम में क्लॉट फॉर्म हुआ है। लेकिन ये जो क्लॉटिंग टाइम सेकंड में हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम रिपोर्ट सेकंड में भी करेंगे और इसको हम आजकल जो इंटरनेशनल यूनिट है वो INR रेशियो है, जो कि पीटी टेस्ट के लिए यूज की जाती है और बहुत ज्यादा वो स्पेसिफिक समझी जाती है एज कम्पेयर टू सेकंड। तो मोस्टली जो है वो आजकल जो रिजल्ट है वो INR में रिपोर्ट हो रहा है। तो पीटी जो प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट है वो उसका एक डिफरेंस ये भी है एपीटीटी से कि वो एपीटीटी तो सेकंड्स में रिपोर्ट होता है, लेकिन पीटी सेकंड्स के अलावा INR भी उसमें रिपोर्ट किया जाता है, यानी कि 2 रिजल्ट्स हम इशू करेंगे, सेकंड्स में भी और INR में भी। INR मोस्टली जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट जो है उसके लिटरेचर के साथ ही INR का टेबल मतलब किट के साथ रिसीव होता है। तो उस किट पे मतलब उस टेबल पे लिखा होगा कि इतने सेकंड्स का इतना INR है, तो वो इजी है देखने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर वो टेबल अवेलेबल नहीं है एग्जैक्ट INR टेबल, तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं और वो फार्मूला ये है कि INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो इज इक्वल टू पीटी पेशेंट डिवाइडेड बाय पीटी कंट्रोल और लॉग द रेशियो बाय मल्टीप्लाई बाय ISI। तो ISI क्या है, ISI जो है वो इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ISI इंडेक्स, ये भी अगर या तो आपको 2 तरह के टेबल रिसीव होंगे, आपको डायरेक्ट INR का टेबल रिसीव होगा जिससे आप आराम से जितने भी सेकंड आपका आया है पेशेंट का वो उन सेकंड्स को उस टेबल में आप मैच करेंगे कि ये किस INR से मैच हो रहे हैं और आप वो रिपोर्ट करेंगे। अगर INR का टेबल नहीं रिसीव हुआ तो या तो आपको मैन्युफैक्चरर से ISI का टेबल रिसीव होगा। तो आपने ये जो पेशेंट पीटी पेशेंट और पीटी कंट्रोल को डिवाइड करके जो रेशियो निकलेगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है ISI से, लेकिन लॉग द रेशियो। तो ये जो लॉग और एंटी लॉग की ऑप्शन है ये ऑलरेडी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में अवेलेबल है और उसके बाद आप एंटी लॉग करेंगे उस रिजल्ट को और रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है रिएजेंट्स। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि एपीटीटी टेस्ट में जो है वो तो सेपरेट रिएजेंट थे, कोलिन रिएजेंट सेपरेट था और कैल्शियम क्लोराइड सेपरेट था, लेकिन पीटी टेस्ट में जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम क्लोराइड ये कंबाइंड रिएजेंट की फॉर्म में अवेलेबल होगा और रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसके बाद आता है इक्विपमेंट सेम इक्विपमेंट्स है एपीटीटी टेस्ट की तरह। आपको वाटर बाथ चाहिए जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन हो और स्टॉप वॉच चाहिए। स्पेसिमन भी सेम है। इस प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए सिट्रेटेड प्लाज्मा चाहिए और अवॉइड करें EDTA ब्लड भी और सीरम भी, क्योंकि सीरम में भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते और EDTA में भी जो EDTA का जो पर्पस होता है एंटीकोगुलेंट का, जो कैल्शियम चिलेट कर देता है जिसकी वजह से कैल्शियम खत्म हो जाता है प्लाज्मा से, तो वो भी अफेक्ट करता है रिजल्ट को। इसलिए स्पेसिफिकली सिट्रेटेड प्लाज्मा यूज होगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट के लिए और ये इंटरनेशनली ब्लू कलर कैप की ट्यूब होती है और इसमें मार्क हुआ होता है ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट, इस मतलब ट्राइसोडियम सिट्रेट ऑलरेडी इसके अंदर ऐड होता है और मार्क होता है लेवल, जिस लेवल तक आपने ब्लड इसमें डालना होता है और ब्लड डाल के आप उसको सेंट्रीफ्यूज करें और प्लाज्मा सेपरेट कर लें और अवॉइड करें लाइज्ड प्लाज्मा से। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर भी
एक चीज़ आप याद रखें, जब आप मैनुअल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप पेशेंट के सैंपल को एज अ डुप्लीकेट रन करें, मींस 2 टाइम्स रन करके तो एवरेज यूज़ करें, ताकि आप अपने रिजल्ट को अच्छी तरह कंफर्म करके रिपोर्ट करें। तो आप 2 ट्यूब्स लेबल कर लें, एक पेशेंट 1 को कर लें, एक पेशेंट 2, जिस तरह आपको इजी हो उस तरह आप लेबल करें, और उसके अंदर पिपेट करें 250 माइक्रोलीटर या 0.250 ml ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट into a small glass tube. Place in 37 degree centigrade water bath for 1 to 2 minutes. 0.250 ml या 250 माइक्रोलीटर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम रिएजेंट को स्मॉल ग्लास ट्यूब में डालें और उसको वाटर बाथ के अंदर रखें 1 से 2 मिनट के लिए। फिर पिपेट यूज़ करते हुए नेक्स्ट स्टेप ये है कि यूजिंग पिपेट ऐड 0.05 ml और 50 माइक्रोलीटर प्लाज्मा, मिक्स एंड स्टार्ट द स्टॉपवॉच। Hold the tube in water bath until the mixture look for clot formation. 0.05 ml या 50 माइक्रोलीटर प्लाज्मा आप पिपेट की मदद से लें और उसको प्लाज्मा को जैसे ही आप थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट में मिक्स करेंगे तो साथ ही अपनी स्टॉप वॉच को ऑन करें और फिर ट्यूब को वाटर बाथ के अंदर ही रखते हुए थोड़ी सी टिल्ट पोजीशन में मूव करें, जो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इस हिसाब से आपने एक पर्टिकुलर एंगल को यूज़ करते हुए अपनी ट्यूब को मूव करना है। और ये ध्यान रखना है कि वाटर बाथ का जो वाटर है इतना मूव नहीं करना कि उसका वाटर ट्यूब के अंदर चला जाए और आपका सैंपल कंटेमिनेट हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपने वाटर बाथ के अंदर ट्यूब को टिल्ट मूवमेंट देनी है और साथ ही आपने क्लॉट फॉर्मेशन को भी देखना है। लास्ट स्टेप ये है कि व्हेन क्लॉट फॉर्म स्टॉप द वॉच एंड रिकॉर्ड द टाइम इन सेकेंड, कन्वर्ट द क्लॉटिंग टाइम टू INR यूजिंग द टेबल एंड रिपोर्ट। जैसे ही क्लॉट फॉर्म होगा तो आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है और टाइम रिकॉर्ड करना है कि कितने सेकंड में वो क्लॉट बना है, और फिर INR टेबल जो कि रिएजेंट के साथ मिलता है उसको यूज़ करते हुए आपने रिपोर्ट करना है अपना रिजल्ट। प्रोसीजर के बाद आता है एट द एंड रेफरेंस रेंज, यानी कि नॉर्मल रेंज क्या होती है पीटी की। सेकंड्स में 11 to 16 सेकंड के अंदर अंदर क्लॉट अगर बन जाता है पेशेंट का प्लाज्मा का, तो ये नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा। और अगर हम इसको INR में रिपोर्ट करेंगे, यानी कि जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो हमने डिस्कस की थी INR में, तो वो पेशेंट्स जो वारफरिन ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं यानी नॉर्मल पेशेंट, तो उनका INR रिजल्ट होगा 0.8 से 1.2 तक। और वो पेशेंट जो INR ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका INR रिजल्ट होगा 2 से 3 तक, यानी कि आप नोट कर लेंगे कि वो थोड़ा प्रोलॉन्ग INR होगा उन पेशेंट्स की निस्बत जो कि वारफरिन ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। और एंड पे आता है प्रोलॉन्ग्ड INR, यानी कि या प्रोलॉन्ग्ड PT भी हम उसे बोल सकते हैं, कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें INR जो है वो रिजल्ट में ज़्यादा आएगा। तो वो है ट्रीटमेंट विद ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग सच एज वारफरिन। ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि वारफरिन ट्रीटमेंट जो ले रहे होंगे पेशेंट्स उनका INR ज़्यादा होगा। इसके बाद आता है लिवर डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को लिवर डिजीज़ है और स्पेशली ऐसी कंडीशन है जिसमें कि विटामिन K सिंथेसिस नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग होगा। इसके बाद आता है DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग होगा। इसके बाद आता है न्यू बॉर्न की जो हिमोलिटिक डिजीज़ है, हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न, इसमें जो है ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग होगा। और एट द एंड में जो सबसे रेयर कॉज देखी गई, यानी कि सबसे कम वजह देखी गई है INR प्रोलॉन्ग होने की, वो कॉमन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी, यानी कि फैक्टर 7 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, वो स्पेसिफिकली प्रोथ्रोम्बिन के लिए, लेकिन 10, 5 और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी अगर होगी तो भी INR प्रोलॉन्ग्ड होगा। तो ये थी हमारी वीडियो आज की प्रोथ्रोम्बिन टाइम के मुतालिक, और आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम और APTT टाइम का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा और प्रोसीजर भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
Thank you so much. Have a bright future to all of you.